तो आपकी बुक 212 पेज। 212 212 में सेल्स ट्रेनिंग कार्यक्रम में ये चर्चा कर रहा था, सफल सेल्समैन बनने के लिए सही घरेलू माहौल कैसे बनाएं। अपनी बात को समझाने के लिए मैंने सेल्समैनों से पूछा, जो कि सभी शादीशुदा थे, आखिरी बार क्रिसमस को, अपनी शादी की सालगिरह को या अपनी पत्नी के जन्मदिन को छोड़कर आपने कब उसे कोई खास तोहफा दिया था। मैं भी जवाबों को सुनकर हैरान रह गया। 35 सेल्समैनों में से सिर्फ एक ने पिछले महीने अपनी पत्नी को तोहफा दिया था। समूह में से कईयों का जवाब था 3 से 6 महीने पहले, और एक तिहाई का जवाब था मुझे याद नहीं कि मैंने कभी उसे कोई तोहफा दिया हो। कल्पना कीजिए। और इसके बाद भी कई लोग ये ताज्जुब करते हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करती जैसा सिंहासन पर बैठे सम्राट के साथ किया जाता है। मैं इन सेल्समैनों को ये समझाना चाहता हूँ कि सच्चे दिल से दिए गए तोहफे में जादू की ताकत होती है। अगली शाम को मैंने एक फूल वाले सत्र को के आखिर में बुलवा लिया। मैंने उसका परिचय अपने सेल्समैनों से करवाया और कहा, मैं चाहता हूँ आज आप ये देखें कि तोहफा देने से घरेलू माहौल किस तरह से सुधारा जा सकता है। मैंने इस फूल वाले से कहा कि वह आपको एक गुलाब का फूल 50 सेंट में उपलब्ध कराए। अगर आपके पास 50 सेंट न हो, या आप सोचते हो कि आपकी पत्नी इस लायक नहीं है कि उस पर वह इतनी बड़ी रकम खर्च की जाए, इस बात पर वे हंसे, तो मैं अपनी तरफ से उसके लिए गुलाब खरीद दूंगा। मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप गुलाब लेकर अपनी पत्नी के पास जाएं और कल शाम को आकर बताएं कि इसका उस पर क्या असर हुआ। और हाँ, उसे ये मत बताना कि आपने ये गुलाब उसके लिए कैसे और क्यों खरीदा। वे समझ गए। बिना औकात के हर व्यक्ति अगली शाम को आकर बताया कि 50 सेंट के छोटे से निवेश से उसकी पत्नी खुश हो गई। वे अपने परिवार के लिए अक्सर कुछ खास करें। जरूरी नहीं कि आप कोई महंगा तोहफा ही खरीदें। महत्व इस बात का होता है कि आपको उनकी याद रही। ऐसा कुछ जो आपके परिवार के प्रति आपका प्रेम या परवाह प्रदर्शित करे, कारगर होगा। अपने परिवार को अपनी टीम में शामिल करें, उसका सुनियोजित रूप से ध्यान रखें। फ्रेंड्स, देखिए, एक छोटा सा गिफ्ट भी कितना ज्यादा आपके परिवार के जो माहौल है उसमें चेंज लेकर आ सकता है। चाहे कई बार हमें इसकी याद नहीं रहती है, बट अगर हम छोटे छोटे से एफर्ट्स करते हैं तो परिवार में खुशियां अपने आप आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार को अपनी टीम में शामिल करें, उसका सुनियोजित रूप से ध्यान रखें। इस व्यस्त भागदौड़ भरे युग में कई सारे लोग अपने परिवार के लिए समय निकाल पाने में असमर्थ हैं। लेकिन अगर हम योजना बनाकर चलें तो अवश्य ही समय निकलेगा। एक वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे अपना तरीका बताया जो उसके हिसाब से बहुत कारगर था। मेरे काम में बहुत जिम्मेदारियां हैं और हर शाम को ढेर सारा काम घर ले जाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता। परंतु मैं अपने परिवार को अनदेखा या नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि वही तो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हीं के लिए तो मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ। मेरे एक टाइम टेबल बना लिया है जिससे मैं अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान दे पाता हूँ और अपने काम पर भी। हर शाम 7:30 से 8:30 तक मैं अपने दोनों बच्चों को समय देता हूँ। मैं उनके साथ खेलता हूँ, उन्हें कहानियां सुनाता हूँ, उनके साथ तस्वीरें बनाता हूँ, उनके सवालों के जवाब देता हूँ, यानी जो वे चाहते हैं वही करता हूँ। इस 1 घंटे के बाद मेरे बच्चों को तो संतोष होता ही है, मैं भी पूरी तरह से तरोताजा हो जाता हूँ। 8:30 पर वे सोने चले जाते हैं और मैं 2 घंटे तक काम करता हूँ। 10:30 पर मैं अपना काम बंद कर देता हूँ और 1 घंटा अपनी पत्नी के साथ बिताता हूँ। हम बच्चों के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। दिन खत्म करने के लिए यह 1 घंटा बहुत ही शानदार साबित होता है। मैं रविवार को पूरी तरह अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखता हूँ। पूरा दिन उनका होता है। मैं अपने परिवार की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए योजना बनाता रहता हूँ, जो न सिर्फ उनके लिए अच्छा है बल्कि मेरे लिए भी अच्छा है। इससे मुझे नई ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम लोग भी मोदी केयर करते हैं, और कई बार हम अपने बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि फैमिली को टाइम देना भूल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सोच के देखिए कि जो परिवार को हम लोग समय देते हैं उससे ना केवल हमें एनर्जी मिलती है, बल्कि हमारे फैमिली मेंबर्स को भी वो एनर्जी मिलती है और हमारा काम और अच्छे से हो जाता है। पैसे कमाना चाहते हैं, इसके लिए सेवा भाव विकसित कीजिए। ये पूरी तरह स्वाभाविक है। वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है कि पैसा कमाया जाए और दौलत इकट्ठी की जाए। पैसा ही वह ताकत है जो आपको, आपके परिवार को शक्ति देती है और मनचाही जीवन शैली देती है।
पैसा ही वह ताकत है जिसकी मदद से आप बदकिस्मत लोगों की मदद कर सकते हैं। पैसा उन साधनों में से एक है जिसके सहारे आप जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। एक बार एकर्स ऑफ डायमंड्स के लेखक महान पादरी रसेल एच कॉनवेल की आलोचना हुई। आलोचना का कारण यह था कि रसेल लोगों को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते थे। अपनी आलोचना के जवाब में उन्होंने कहा, पैसे से ही आपकी बाइबल छपी है, पैसे से ही आपके चर्च बने हैं, पैसे से ही आप अपने मिशनरीज को भेज पाए हैं, अपने पादरियों को भी आप पैसा देते हैं, और अगर आप उन्हें पैसा देना बंद कर देंगे तो आपके पास ज्यादा पादरी भी नहीं बचेंगे। वह व्यक्ति जो कहता है कि वह गरीब रहना चाहता है, या तो वह अपराध बोझ से ग्रसित है या फिर अपने आप को अयोग्य समझता है। वह उस बच्चे की तरह है जिसे लगता है कि स्कूल में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाएगा या कभी फुटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएगा, इसलिए वह जताता है कि वह फर्स्ट डिवीजन नहीं लाना चाहता या फुटबॉल नहीं खेलना चाहता। फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ये चीज बहुत होती है जब हम पैसा कमाने के लिए मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, तो कई लोग हमें कहते हैं कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, हमें तो जरूरत ही नहीं है पैसों की, हमें तो जितना मिला है दाल रोटी में खुश हैं। लेकिन सच्चाई ये है फ्रेंड्स कि दाल रोटी में कोई खुश नहीं होता है, वो कहीं न कहीं अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, इसलिए हम दाल रोटी में खुश हैं। वो अपने आप को अयोग्य समझते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा पैसा कमाने का लक्ष्य नहीं बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि कुछ भी काम अगर आपको करना है ना, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। पैसा कमाना एक बढ़िया लक्ष्य है। ये हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाते समय सीधी शैली के बजाय उल्टी शैली का प्रयोग क्यों करते हैं। हर किसी विशेष सेवा के कारण न सिर्फ मुझे रात में बेहतर दिखने लगा और इससे बहुत फर्क पड़ा था, बल्कि मुझे ये स्टेशन याद रहा। इत्तेफाक से मैं अगले 3 महीनों में 8 बार सिनसिनाटी से गुजरा, हर बार मैं इसी स्टेशन पर रुका और हर बार मुझे जितनी सर्विस की उम्मीद थी उससे ज्यादा सर्विस मिली। यह भी रोचक था कि हर बार जब भी मैं वहां पहुंचा, एक बार तो सुबह के 4 बज रहे थे, मुझे वहां बहुत सारी कारें खड़ी मिली। कुल मिलाकर मैंने स्टेशन से लगभग 100 गैलन पेट्रोल खरीदा होगा। वो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल उसी तरीके से कि जितनी बढ़िया सर्विसेज हम देते हैं, जितनी बढ़िया सेवाएं हम किसी को देते हैं, तो उससे कहीं न कहीं आपकी जो सेल्स है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कल सुरेखा भार्गव मैम का जो सेशन था, उसमें भी यही था कि हम लोगों ने सर्विसेज़ देनी है, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज़ देनी है। हम लोग कंसल्टेंट हैं, हम लोग सेलर्स नहीं हैं। हमने प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, हम लोगों ने सर्विसेज़ देनी है। और सर्विसेज़ का मतलब ये होता है कि जो भी उस बंदे की रिक्वायरमेंट है, जो भी उस बंदे की नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि इस एक केस में हुआ कि उस रात बहुत धूल थी, बहुत धूल भरी आंधियां चली थी, तो शीशा बहुत गंदा हो गया था। उसको साफ करना उसकी नीड थी। खाली पेट्रोल तो गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन गाड़ी को स्मूथली आगे चलाने के लिए भी शीशा साफ होना बहुत जरूरी था, जो उनकी सेवा की गई। और उसी वजह से जब जब वो वहां पर गया बंदा, उसने वहीं से पेट्रोल भरवाया और कहीं से भी नहीं। जब मैं पहली बार वहां आया था तो अटेंडेंट ये सोच सकता था कि ये व्यक्ति बाहर का है, शायद ये दोबारा यहाँ नहीं आएगा, उसकी तरफ विशेष ध्यान देने से क्या फायदा, वह तो सिर्फ एक बार का ग्राहक है। परंतु उस सर्विस स्टेशन की अटेंडेंट ने इस तरह से नहीं सोचा। वहां पर पहले सेवा की जाती थी और यही कारण था कि उन्हें पेट्रोल भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, जबकि उनके आसपास के पेट्रोल पंप वीरान से पड़े रहते थे। अगर पेट्रोल की क्वालिटी में कोई फर्क हो तो सच कहूं, मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और कीमत भी वाजिब थी। फर्क सिर्फ सेवा भाव का था और ये स्पष्ट था कि सेवा भाव के कारण उन्हें काफी फायदा भी हो रहा था। जब मेरी पहली यात्रा में अटेंडेंट ने मेरी विंडशील्ड को अंदर से साफ किया, तो उसने पैसे का एक बीज बो दिया। सेवा को महत्व दो और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा हमेशा। पहले, सेवा के रवैये से हर स्थिति में लाभ होता है। मेरी शुरुआती नौकरी में
मैं एक युवक के साथ काम करता था, जिसे मैं एफएच का नाम देना चाहूँगा। एफएच आपकी पहचान के बहुत लोगों की तरह होगा। वह इस बात की चिंता किया करता था कि उसके पास पैसा कम था, जबकि उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। वह हमेशा पैसे की कमी के बारे में ही सोचता रहता था और ज़्यादा पैसा कमाने के तरीकों के बारे में कभी विचार नहीं करता था। हर सप्ताह एफएच ऑफिस के समय अपनी व्यक्तिगत बजट समस्याओं पर काम किया करता था। चर्चा का उसका फेवरेट टॉपिक था, मुझे यहाँ पर सबसे कम तनख्वाह मिलती है। मैं आपको बता दूँ कि ऐसा क्यों होता है। एफएच का रवैया था, ये कंपनी इतनी बड़ी है, ये करोड़ों कमा रही है, यहाँ इतने सारे लोगों को मोटी-मोटी तनख्वाह दे रही है, इसलिए मुझे भी ज़्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए। जब तनख्वाह बढ़ाने की बारी आती थी, तो एफएच को अनदेखा कर दिया जाता था। जब ऐसा कई बार हो चुका, तो एक दिन उसने फैसला किया कि वह जाकर ज़्यादा तनख्वाह की माँग करेगा। 30 मिनट बाद एफएच गुस्से में वापस लौटा, उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि अगले महीने भी उसे उतनी ही तनख्वाह मिलने वाली है, जितनी की इस महीने मिली थी। तत्काल एफएच ने अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। हे भगवान! मेरे तो तन बदन में आग लग गई। जब मैंने तनख्वाह बढ़ाने की बात की, तो जानते हो बुड्ढे ने क्या कहा? उसने ये पूछने की ज़रूरत की, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए? मैंने उसके सामने बहुत सारे कारण गिना दिए, एफएच ने कहा। मैंने उसे बताया कि कई बार मुझसे जूनियर लोगों को प्रमोशन दिया गया। मैंने उसे बताया कि मेरा खर्च दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और मेरी तनख्वाह वहीं पर अटकी हुई है। और मैंने उसे बताया कि ऑफ़िस में मुझसे जो काम कहा जाता है, मैं वह काम कर देता हूँ और इसके बाद मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत थी, परंतु मुझे ज़्यादा पैसा देने के बजाय आप उन लोगों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, जिन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जानते हो, इसके बाद उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? एफएच ने आगे कहा, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं भीख माँग रहा हूँ। उसने कहा, "जब तुम्हारा रिकॉर्ड बताएगा कि तुम ज़्यादा तनख्वाह के योग्य हो, तो तुम्हें अपने आप ही ज़्यादा तनख्वाह मिलने लगेगी। अवश्य ही मैं बेहतर कर सकता हूँ, अगर वे मुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे दें। लेकिन एक बेवकूफ ही वह करेगा जिसका उसे पैसा नहीं मिलता। एफएच उस प्रजाति का एक उदाहरण है जो ये नहीं देख पाती कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसकी आखिरी टिप्पणी में उसकी गलती का सारांश था। एफएच चाहता था कि पहले कंपनी उसकी तनख्वाह बढ़ाए, फिर वह बेहतर काम करेगा। परंतु सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। बेहतर प्रदर्शन के वादे पर ही आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ जाती, उसके लिए आपको बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। आप तब तक पैसे की फसल नहीं काट सकते जब तक आप पैसे का बीज नहीं बोया हो और पैसे का बीज है सेवा। फ्रेंड्स, हम सब लोग चाहें तो इस लाइन को जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको हाइलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ वाक़ई में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सेवाएँ देने से पहले बड़े पैसे की डिमांड करते हैं। हम सेवाएँ देने से पहले बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़ी तनख्वाह चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, जब प्रदर्शन अच्छा होगा, तो अपने आप ही जो इनकम है या जो तनख्वाह है, वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। और सच कहा है कि पैसे का बीज है सेवा। वो फसल हम तब तक नहीं काट सकते जब तक कि हम उस पैसे के बीज को नहीं बोएँगे। सेवा को पहले नंबर पर रखें और मेवा यानी कि पैसा अपने आप ही आ जाएगा। ये सोचें कि कौन-सा निर्माता फ़िल्मों में ज़्यादा पैसा कमाता है। फटाफट अमीर बनने वाला निर्माता एक फ़िल्म बनाता है, वह पैसे को मनोरंजन से ज़्यादा महत्व देता है। वह एक खराब स्क्रिप्ट खरीदता है, घटिया लेखकों इसको इसकी पटकथा लिखवाता है। अभिनेताओं सेट बनाने, रिकॉर्डिंग में भी वह पैसे को पहले नंबर पर रखता है। यह निर्माता सोचता है कि फ़िल्म देखने वाली जनता मूर्ख होती है और वह अच्छे-बुरे के फ़र्क को नहीं समझ पाएगी। परंतु फटाफट अमीर बनने वाला निर्माता शायद ही कभी जल्दी अमीर बन पाएगा। जनता इतनी मूर्ख कभी नहीं होती कि घटिया माल को खरीदे और वह भी ऊँचे दामों पर। जिस निर्माता को फिल्मों से सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा होता है, वह मनोरंजन के पैसे को ऊपर रखता है। अपने दर्शकों को मूर्ख बनाने के बजाय वह उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन देने की कोशिश करता है। तो परिणाम ये होता है कि लोग उसकी फ़िल्म को पसंद करते हैं, उसकी तारीफ़ होती है, अखबारों में उसके बढ़िया रिव्यूज़ छपते हैं और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई होती है। एक बार फिर ध्यान रखें, पहले सेवा करें, पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। वह वेटर जो अपने ग्राहक को सबसे अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है, उसे टिप के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टिप उसे ज़रूर मिलेगी और अच्छी मिलेगी, परंतु उसी का साथी वेटर
जो कॉफी के खाली कपों को अनदेखा कर देता है, उन्हें अपने आप क्यों भरूं? वैसे भी ये लोग ज्यादा टिप देने वाले नहीं दिख रहे। ऐसे वेटर को ज्यादा टिप कौन देगा? जो सेक्रेटरी अपने बॉस की उम्मीद से बेहतर लेटर टाइप करके उसे दिखाती है, उसकी भविष्य की तनख्वाह अच्छी ही होगी। परंतु जो सेक्रेटरी सोचेगी, थोड़ी बहुत गलतियों के बारे में चिंता क्यों करूं? आखिर $65 प्रति सप्ताह में आप मुझसे उम्मीद ही क्या करते हैं? उसे आगे भी $65 प्रति सप्ताह ही मिलते रहेंगे। वह सेल्समैन जो अपने ग्राहक की मन लगाकर सेवा करते हैं, उसे ग्राहक के खोने या छिन जाने का कोई डर नहीं होना चाहिए। यहाँ एक आसान परंतु सशक्त नियम दिया जा रहा है, जो आपको बताएगा कि आप किस तरह से सेवा का रवैया रखें। लोग जितनी उम्मीद करते हैं, लोगों को हमेशा उससे ज्यादा दें। थोड़ा अतिरिक्त देने से आप पैसे का बीज बो देते हैं। देर तक रुककर इच्छा से काम करना और डिपार्टमेंट के सामने आई किसी भी मुश्किल समस्या को दूर करना भी पैसे का बीज बोना है। ग्राहक की अतिरिक्त सेवा कर देना भी पैसे का बीज बोना है, क्योंकि इससे ग्राहक आपके पास बार बार आता है। कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नए विचार बताना भी पैसे का बीज बोना है। पैसे का बीज से पैसे का पेड़ उगता है और पैसे के फल लगते हैं, परंतु पैसे के बीज का नाम है सेवा। इसलिए सेवा को बो दें और पैसे की फसल काटें। फ्रेंड्स, ये चीज समझ में आ रही होगी सभी को, बहुत इजी है कि वाकई में अगर हम सेवा बढ़ा देंगे ना, तो पैसे की फसल काटने के लिए एकदम तैयार होती है आपकी। लेकिन ये चीज हमें पहले करनी पड़ेगी। बीज हमने पहले बोना पड़ेगा, तभी फसल काटने के लिए तैयार हो पाएगी। बीज बोने के अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे तो सोच के देखिए कि फसल कहाँ से तैयार होगी। हर दिन कुछ समय इस सवाल का जवाब देने में बिताएं, मैं किस तरह अपेक्षा से ज्यादा करके दिखा सकता हूँ, और फिर दिमाग में जो जवाब आए उन पर अमल करें। सेवा को पहले नंबर पर रखें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। संक्षेप में, सफलता की तरफ आगे ले जाने वाले रवैयों को विकसित करें। मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करें। आप में जितना उत्साह होगा, आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप 3 तरह से अपने आप में उत्साह भर सकते हैं। किस तरह से? पहला, गहराई में जाएं। जब आपको कोई चीज नीरस लगे तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें, इससे उत्साह बढ़ता है। हर काम दिल से करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका हाथ मिलाना, आपकी चर्चा, आपकी चाल, हर बात में उत्साह और गर्मजोशी दिखनी चाहिए। जिंदा दिली से काम करें। तीसरा, अच्छी खबर फैलाएं। किसी भी व्यक्ति ने बुरी खबर सुनाकर कोई अच्छी चीज हासिल नहीं की है। फ्रेंड्स, ये वही 3 चीजें हैं जो कल निशा भाभी ने हमारे साथ चर्चा की थी कि 3 हमें काम करना है उत्साह बढ़ाने के लिए। हमने गहराई में जाना है, यानी कि उस चीज की और अच्छी से नॉलेज लेनी है। हर काम को हमने दिल से करना है, और तीसरा, अच्छी खबर फैलाना है। अच्छी लोगों को उनके नाम से पुकारे। ये भी बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी अनजान आदमी से भी मिलते हैं, उससे पहली बार मिले, उसने अपना नाम बताया, दोबारा जब भी हम उसका नाम लेना, तो उसको उसके नाम से पुकारें। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि हम उसके नाम का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट करें। गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करें, उसके नाम को सही तरीके से पुकारें। तीसरा, पहले सेवा वाला रवैया विकसित करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। हर काम में ये नियम बना ले, लोग आपसे जितनी उम्मीद करते हैं, आप उससे ज्यादा ही दें। भाभी, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। हम्म। अब हम अगला चैप्टर पढ़े। शुरू कर लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा। हाँ, हाँ। ये तो अभी आज क्योंकि दो थोड़ा सा ही बचा था, 2 ही 3 पेज बचे थे। हम्म। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि किस तरह से सेवा भाव, मतलब सेवा हमारा क्या है कि हम अच्छे से किसी को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छे से जो भी हमें बोल रहा है, हमारी टीम के अंदर हम फटाफट से रेडी रहते हैं उनके लिए। जो भी हमें डेमो के लिए कहीं बुलाता है उसके लिए रेडी रहते हैं, अपनी टीम के लिए रेडी रहते हैं। तो अपने आप ही पैसा आएगा आपके पास में, अपने आप ही। इस तरह से आपको करना है। और देख लीजिए, जो करता है उसके पास अपने आप आ रहा है। जो टालम टोल आज नहीं कल, या टीम को महत्व नहीं दे रहा है, या डेमो के लिए नहीं जा रहा है, या जो भी चीज है,
नौकरी से निकाल देगा, जबकि कर्मचारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सेल्समैन को अपना सामान बेचने के लिए ग्राहकों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर ग्राहक उसका सामान ना खरीदे, तो सेल्समैन असफल हो जाएगा। इसी तरह कॉलेज का डीन भी अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में सहयोग के लिए अपने प्रोफेसरों पर निर्भर होता है। एक राजनेता अपने चुनाव के लिए मतदाताओं पर निर्भर होता है। एक लेखक अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए पाठकों पर निर्भर होता है। कोई चेन स्टोर मालिक सिर्फ इसलिए चेन स्टोर का मालिक बना क्योंकि कर्मचारियों ने उसे लीडर माना और ग्राहकों ने उसकी व्यावसायिक योजना को पसंद किया। इतिहास में ऐसे भी समय रहे हैं जब किसी व्यक्ति ने केवल अपनी ताकत के दम पर सत्ता हासिल की है। उस दौर में या तो व्यक्ति लीडर के सहयोग से करता था या फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। यानी कि तानाशाही से होता था पहले। परंतु ये जान ले कि आजकल या तो कोई व्यक्ति आपको इच्छा से सहयोग देगा या फिर आपको बिल्कुल भी सहयोग नहीं देगा। अब आप ये पूछ सकते हैं, चलिए ये मान लिया कि मैं जो सफलता चाहता हूँ, उसे हासिल करने के लिए मुझे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु मैं किस तरह इन लोगों को प्रेरित करूँ कि वे मुझे सहयोग दें और मुझे लीडर मानें? इसका जवाब एक छोटे से वाक्य में दिया जा सकता है। लोगों के बारे में अच्छा सोचें। जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वे आपको पसंद करेंगे, आपको सहयोग भी देंगे। यह अध्याय बताता कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है ये। अगर हम मोदी केयर में अपने बिज़नेस के बारे में बात करें, तो बिल्कुल जो भी हम लोग की सक्सेस होती है, किसी की भी सक्सेस होती है, उसमें एक जने का रोल नहीं होता, उसमें हमारी पूरी टीम का रोल होता है, हमारी पूरी अपलाइंस का रोल होता है, हमारी कंपनी मैनेजमेंट का रोल होता है और ख़ास तौर पे जो भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, अगर हम उनको ख़ास बनाते हैं, अगर हम उनकी तारीफ़ करते हैं, अगर हम उनका सहयोग लेते हैं, तो ये बिज़नेस बड़ा हो जाता है। तो ये किस तरह से किया जा सकता है, आइए देखें। दिन में हजारों बार इस तरह का दृश्य घटित होता है। किसी कमेटी या समूह की बैठक चल रही है। इसका लक्ष्य है किसी प्रमोशन, नई नौकरी, क्लब की सदस्यता, सम्मान के लिए नामों पर विचार, जैसे कंपनी के नए प्रेसिडेंट, नए सुपरवाइजर, नए सेल्स मैनेजर के लिए। समूह के सामने एक नाम रखा जाता है। चेयरमैन पूछता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बाद वहां बैठे सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कई नामों के बारे में ये राय सकारात्मक होती है, जैसे वह बढ़िया व्यक्ति है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तकनीकी ज्ञान भी अच्छा है। मिस्टर एफ, वह मिलनसार है, खुश मिजाज व्यक्ति है, मुझे यकीन है कि वह व्यक्ति हमारे ऑफिस में ठीक तरह से फिट हो जाएगा। कई नामों पर विचार करते समय हमें नकारात्मक वक्तव्य सुनने सुनने को मिलते हैं। मुझे लगता है हमें इस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह खोजबीन करनी चाहिए, उसकी लोगों से पटरी नहीं बैठ पाती है। मैं जानता हूँ कि उसका शैक्षणिक और तकनीकी ज्ञान अच्छा है, मुझे उसकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु फिर भी मुझे इस बात की चिंता है कि वह हमारी कंपनी में किस तरह से फिट होगा। लोग ना तो उसको पसंद करते हैं, ना ही उसकी इज्जत करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 10 में से 9 बार पसंद किए जाने की बात सबसे पहले कही जाती है और ज्यादातर मामलों में पसंद किए जाने के तत्व को ही तकनीकी योग्यता से ज्यादा महत्व दिया जाता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के चयन में भी यही सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे खुद के एकेडमिक अनुभव से मैं ये जानता हूँ कि नए फैकल्टी मेंबर के लिए नामों पर किस तरह से विचार किया जाता है। जब भी नाम आता था, समूह उस पर इस तरह का विचार करता था, क्या वह फिट हो पाएगा? क्या छात्र उसे पसंद करेंगे? क्या वह स्टाफ के दूसरे लोगों के साथ वो साथ लेकर चल सकेगा? गलत, अन नहीं। अगर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं किया जाता हो, तो वह अपने छात्रों को प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा सकता। इस बात को ठीक से समझ ले, किसी आदमी को ऊपर की तरफ नहीं खींचा जाता, इसके बजाय उसे सहारा दिया जाता है। आज के दौर में किसी के पास इतनी फुर्सत या धीरज नहीं है कि वह किसी दूसरे को नौकरी की सीढ़ी पर ऊपर खींचे। किसी व्यक्ति को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वह बाकी सब लोगों से ऊंचा नजर आता है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर किसी को पसंद किया जाना या नापसंद किया जाना कितना इम्पोर्टेंट है। और पसंद उसी को किया जाता है जो कि दूसरे लोगों का भी सहयोग लेता है, दूसरे लोगों को भी बराबर का मान देता है, इज्जत देता है। हमें अपने ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सहारा तब दिया जाता है जब लोगों को यह लगता है कि वे हमें पसंद करते हैं। आप जब एक दोस्त बनाते हैं, वह आपको 1 इंच ऊपर पहुंचा देता है क्योंकि आप पसंद किए जाते हैं, इसलिए ऊपर उठाते समय सामने वालों को वजन भी नहीं लगता।
सफल लोगों के पास लोकप्रिय बनने की योजना होती है। क्या आपके पास है? जो लोग चोटी पर पहुंचते हैं वे इस बारे में ज्यादा नहीं बताते कि लोगों के बारे में अच्छा सोचने की उनकी तकनीकें क्या है। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत से महान लोगों के पास लोगों को प्रभावित करने की एक स्पष्ट, निर्धारित, यहाँ तक कि लिखित योजना भी होती है। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का उदाहरण ले। प्रेसिडेंट बनने के बहुत पहले लिंडन जॉनसन ने सफलता का अपना 10 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया था। इतिहास गवाह है कि वे इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते थे। और ये सूत्र है, पहला सूत्र, नाम याद रखने की आदत डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सामने वाले व्यक्ति को ये लग सकता है कि आपकी उनमें रुचि नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जब भी हम किसी व्यक्ति को एक बार के बाद दूसरी बार मिलते हैं तो कोशिश करें कि हम उसको उसके करेक्ट नाम से पुकारें। जब भी हम किसी को नाम लेकर पुकारते हैं तो उसको महत्वपूर्ण वाली फीलिंग आती है कि यस आई एम इम्पोर्टेंट, जी हाँ मैं उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता हूँ, और डेफिनेटली फिर वो आपको उतनी ही तवज्जो देते हैं। एक ऐसे आरामदेह व्यक्ति बने जिससे आपके साथ होने पर कोई तनाव में ना रहे। मजाकिया, अनुभवी टाइप के व्यक्ति बने। यानी कि जैसे हम लोग होते हैं ना कि कई बार ऐसे लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं जो माहौल को हल्का फुल्का कर देते हैं। अगर कोई तनाव में भी है और आपसे मिलकर उसका तनाव कम हो जाए, आपसे मिलकर वो टेंशन फ्री हो जाए, तो फ्रेंड इस तरह का व्यक्ति हमने बनना चाहिए। अपने दिमाग को ठंडा रखने की आदत डालें ताकि कठिन परिस्थितियां आपको उत्तेजित या परेशान ना करें। यानी कि हमने काम रहने की आदत डालनी है कि जो भी कठिन परिस्थितियां आती है उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। क्या उस टाइम हम शांत रहकर उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं? फ्रेंड्स, काम रहना अपने आप में बहुत बड़ी एक विशेषता है जो हर किसी में नहीं होती, और ये हमने विकसित करनी है अपने अंदर। बड़ बोले ना बने, सामने वाले को ये एहसास नहीं होने दे कि आप खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं। दिलचस्प बनने की आदत डालें ताकि लोग आपके आसपास रहना चाहें। छठा, अपने व्यक्तित्व से चुभने वाले तत्वों को बाहर निकाल फेंके। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और सामने वाले को कुछ भी नहीं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे मुंह से निकल जाते हैं जो दूसरों के दिल को चुभ सकते हैं। तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान। सातवां, सच्ची धार्मिक भावना से हर गलतफहमी को दूर करने की पूरी कोशिश करें। अपनी शिकायतों को नाली में बहा दें। आठवां, लोगों को पसंद करने का अभ्यास करें और कुछ समय बाद आप सचमुच उन्हें पसंद करने लगेंगे। नवां, किसी की उपलब्धियों या सफलता पर बधाई देने का कोई भी मौका ना गवाएं, न ही दुख या निराशा में संवेदना जताने का अवसर खोएं। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी को सक्सेस मिलती है तो हमने खुले दिल से उसको बधाई देनी चाहिए, और साथ ही अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे दुख या निराशा है तो एक वास्तविक संवेदना उसके साथ हमने जतानी चाहिए। 10वां, लोगों को आध्यात्मिक शक्ति दें और वे आपको पसंद करने लगेंगे। तो ये 10 तरीके हैं जिससे कि हम जो है लोगों को अपने आप को पसंद करवा सकते हैं, प्रभावी बन सकते हैं, लोग हमें पसंद करें ऐसा बन सकते हैं। इन 10 आसान परंतु बेहद प्रभावी लोगों को पसंद करने के नियमों की वजह से प्रेसिडेंट जॉनसन को उनके मतदाताओं संसद ने पसंद किया। उनके इन 10 नियमों को जीवन में उतारने से प्रेसिडेंट जॉनसन को सहारा देकर ऊपर पहुंचाना ज्यादा आसान हो गया। इन नियमों को एक बार फिर से पढ़ें। ध्यान दें कि यहाँ बदला लेने की बात नहीं कही गई है। यहाँ यह भी नहीं कहा गया है कि गलतफहमी दूर करने के लिए आप सामने वाले की पहल का इंतजार करें। यहाँ पर इस तरह का विचार भी नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ और बाकी सब लोग मूर्ख हैं। चाहे वह बिजनेस में हो, कला, विज्ञान या राजनीति में हो, महान लोग बहुत मानवीय, खुशमिजाज होते हैं। उनमें ऐसी कला होती है कि लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। तो भाभी, अभी हमको आगे करना है या यहीं तक रखना है अब? बस रेनू, बहुत है आज, है ना? है ना? हाँ, क्योंकि ये 10 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें चाहें तो टिक भी करके रख हाँ, सकते हैं। इन्हें वापस से दिन में रिपीट करना है और इनकी आदत डालनी है, इनमें हैबिट डालनी है। ठीक है, अफर्मेशंस भी करवा दो रेनू, मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है तुमको। ओके।